नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों के अमराज के बारे में। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना मैंने आजकल ये देखा है, बहुत आम सी बात हो गई है कि शायद टाइम की कमी है या वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है कि माएँ जो हैं वो अपना वक्त बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों के हाथों में फ़ोन्स दे देती हैं, टैबलेट्स दे देती हैं कि बच्चे उसमें लगे रहें और उनको तंग ना करें, वो अपने काम करती हैं। हमारी माएँ देती हैं क्योंकि वो पहले ही बड़ी तंग होती हैं। वेस्ट की माएँ कभी भी नहीं देती हैं, उनके स्क्रीन टाइम्स फिक्स हैं। ये कहाँ से सारा नॉलेज आ रहा है? वेस्ट से आ रहा है। वेस्ट वाले ह्यूमंस को रीड करते हैं, ह्यूमन माइंड्स को, साइकोलॉजी को, पर्सनैलिटीज़ को, सबको रीड करते हैं। तभी तो देखते हैं कि वो सांप को पकड़ लेते हैं, कहाँ से कहाँ छलांगे लगाते हैं। हमारे यहाँ सांप आ जाता है तो सारे उसको मारने दौड़ते हैं, डरे हुए हैं ना लोग। तो डरी हुई पर्सनैलिटी से हम ग्रो करा रहे हैं। कोई किसी चीज़ का डरा हुआ है, कोई किसी चीज़ का डरा हुआ है, तो फोबिक नेशंस हैं एवरी। 70% तो हमारे माशरे में मियाँ बीवी के झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो बच्चे जो हैं वो दूसरों की अटेंशन पाने के लिए गलत काम करने लग जाते हैं। इसकी क्या वजूहत है? यही वजूहत है इसकी? वजूहत वही है, मियाँ बीवी के झगड़े। आपने खुद ही जवाब दे दिया है। मियाँ बीवी झगड़े क्यों होते हैं? एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बच्चों से हट के सोशल इशू की तरफ बात चली जाती है। बट इन सारे सोशल लायबिलिटीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो ट्रिकल डाउन बच्चे पे ही होता है। तो बच्चे शुरू हो जाती है, हकलाना शुरू कर देते हैं, बच्चे बिहेव डिफरेंट शुरू कर देते हैं, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चे स्कूल परफॉर्मेंस नहीं करते, माँ अपनी सोच में है, बाप अपनी सोच में है, बच्चों को केयर नहीं मिलती और बच्चों का फ्यूचर तबाह, मतलब हमारे मुल्क सब का अल्लाह पे फ्यूचर छोड़ा हुआ है। अल्लाह अच्छा करेगा। बाकी बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है और वो उन्हीं के साथ एक बड़े भी सरमाया हैं, लेकिन सारा सरमाया एक जैसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हरे रंग का मोशन आना तो मतलब बच्चे को सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या ये बात सच है? गलत है। अभी मई जून में आएंगे हैरी पॉटर के साथ बच्चे। लोड शेडिंग हो रही होती है तो मैं अक्सर माओ से पूछता हूँ जी कि कहाँ है आप रहती हैं जहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है, हैरी पॉटर आ गई है। इट्स ड्यू टू आयरन इन द डाइट, जिसकी वजह से ग्रीन मोशंस आ जाते हैं, और कोई इसका मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो है ना एक बहुत पूछा जाता है, हरे मोशन एवरी सेकंड कॉल इज़ हरा मोशन, ग्रीन पॉटी एवरी सेकंड फ़ोन कॉल। आई मीन उसके भी रीज़न बताते हैं ना, आयरन है तो इसकी वजह से होता है, आयरन ज़्यादा हो जाने की वजह से। हाँ, तो ग्रीन मोशन आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में अब बच्चे आजकल जिस चीज़ के पीछे भागने लगे हैं वो है कोल्ड ड्रिंक्स। किसी भी तरह की, उनको पानी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स अट्रैक्ट करती हैं, तो क्या वो इफ़ेक्ट करती हैं बच्चों की बॉडी पे? बहुत ज़्यादा करती हैं। बच्चों को रिफाइंड शुगर्स नहीं देने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं इतनी पीनी चाहिए। हाँ, वंस इन द ब्लू मून किसी बर्थडे पे चले जाएं या आउटिंग है वहाँ पर पी सकते हैं, लेकिन घरों में क्रेटों के क्रेट आ रहे होते हैं कोक्स के, पेप्सी के, ये गलत है। इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, रिफाइंड शुगर्स होती हैं, डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं जब इस तरीके से आप पीते हैं। स्टमक अफेक्ट होता है, माइंड में हाइपर हो जाते हैं बच्चे जब जितनी ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स पीते हैं। एग्रेशन, गुस्सा, बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। कैफीन ज़्यादा होने की वजह से कैफ़ीन भी स्टिमुलेट करती है, और शुगर्स इसके अंदर बहुत हाई शुगर्स होती हैं। एक गिलास जो आप गिलास पीते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स का, उसके अंदर 16 चम्मच होते हैं, तो आप आइडिया होगा, तो उसमें फिर ये ज़्यादा शुगर हो मतलब ये बैड होती है। वेट गेन, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है इसी वजह से। एक तरफ जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनमें ओबेसिटी है, और जिन में रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की बात आती है, अभी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहाँ पे कुछ बच्चों में मैंने ऐसा देखा है कि वो जागने के लिए या पेपर्स की टेंशन के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं। थोड़ी सी बढ़ती एज में, 8-9 साल का बच्चा हो गया, 10-12 साल का बच्चा हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स पीने शुरू हो जाते हैं, या कैफ़ीन चाय की सूरत में या कॉफ़ी की सूरत में लेने शुरू हो जाते हैं, और वो डायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स में इफ़ेक्ट करती है। ये किस तरह का इफ़ेक्ट करती है, बैड या सही? क्या इसकी वजूहत क्या है? देखिए, जहाँ तक तो चाय और कॉफ़ी का ताल्लुक़ है, ये हमेशा इसमें चूँकि कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन आपको ब्रेन स्टिमुलेंट होती है, और ये रात को सोने से 5 घंटे या 4 घंटे पहले नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। और जो एनर्जी ड्रिंक्स की बात है, उनके तो बहुत बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ये इसमें बहुत सारी और भी चीज़ होती हैं कैफ़ीन के अलावा, जो आपको थोड़ा वक्ती तौर पे हाइपर एक्टिवेट कर देती हैं, ब्रेन को अरोज़ कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ब्रेन डिप्रेशन में चला जाता है, बॉडी फटीक और लिथार्जिक हो जाती है।
तो फॉर द टाइमिंग ये आपको किक देते हैं, चाहे कॉफ़ी है चाहे ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बट लॉन्ग रन में ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। आइडली बच्चों को कभी भी ये नहीं पीने देना चाहिए, और बच्चों को हमेशा मशवरा करके, उनको सलाह दे के, प्यार से समझा के, रीजनिंग के साथ उनसे मना करवाना चाहिए, रादर के गुस्से से, डांट से, ठीक है। आर्गूमेंट्स, रीजनिंग से ही इनके गेम्स कम करनी चाहिए, रीजनिंग से इस तरह की हैबिट्स कम करनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद उड़ जाती है। जब नींद उड़ जाएगी तो बच्चा रात को तो पढ़ लेगा, सुबह जब उसका इफेक्ट आएगा तो बच्चा सोया हुआ होगा। लेकिन आजकल हमारी हाई सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, किसी को किसी का होश ही नहीं होता। नहीं, हायर सोसाइटी बहुत डिसिप्लिन जा रही है। मेरे पेशेंट ऑलमोस्ट ज़्यादा हायर सोसाइटी के हैं। दे आर वेरी मच डिसिप्लिन, स्क्रीन टाइम फिक्स हैं, एक उनकी डाइट फिक्स है, सब चीज़ें, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। मिडिल तबका सफ़र कर रहा है हर चीज़ में। हाँ, छोटे वालों के पास पैसे नहीं है, वो रोटी खाते हैं। और एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपकी अगर टाइम है तो, कि 80% माएँ आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है, वीक है, खाता कुछ नहीं है। तो उसमें भी ये मेल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। देखें, बच्चे को ज़बरदस्ती माएँ देती हैं अक्सर पकड़ के हाथ, क्योंकि टाइम नहीं होता, रोटी पकानी है, सफाई करनी है, फिर कहती थोड़ा सा टाइम है, बच्चे का मूड नहीं भी है, हाथ पकड़ लेंगी, ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना देंगी, ज़बरदस्ती देंगी, खा नहीं रहा, फिर पीटती हैं हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है। इसको फोर्सफुल फीडिंग कहते हैं। या दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि वही आप वाली बात, मोबाइल चला दिया, देखो जी कार्टून देखो, वो खिलाती हैं उसके साथ। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव मेथड्स हैं साइकोलॉजिकली। उसको डिस्ट्रैक्टिव फीडिंग कहते हैं कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करके फीड करवा रहे हैं। वो आइडली वो आपका खाना नहीं खा रहा, खाना एज ए बाई प्रोडक्ट खा रहा है। वो इन्वॉल्व है, कार्टून का कलर क्या है, टाइप क्या है, मूवी कैसी चल रही है, तो उसे ना उसको खाने के टेस्ट का पता चलता है, ना टेक्सचर का, ना टाइप, मैं खा क्या रहा हूँ, वो चीज़ चबाई जा रहा है, निगली जा रहा है, तो उसके सेंसेस में खाना है ही नहीं। तो खाने माओ से मेरी रिक्वेस्ट यही है, सबसे कहता हूँ कि डोंट डू फोर्सफुल फीडिंग, प्यार से बच्चे की तारीफ़ और खाने की चीज़ की तारीफ़, टॉक टू हिम कि ये इसका देखें टेस्ट इतना अच्छा है, मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसमें पावर है, आप स्पाइडरमैन बनोगे, इसमें आप में पावर आएगी, यू नो। और उसके बाद बच्चे की तारीफ़ के साथ साथ कि आप बहुत अच्छे हैं, खाने की चीज़ की तारीफ़, ठीक है, और प्यार से, नहीं दिल कर रहा छोड़ दें। तो यहाँ पे हमारे उलट है, डॉक्टर का ड्रावा दे दिया, थप्पड़ लगा दिया, इंजेक्शन लगवा दूँगी, ज़रा चलो तुम्हारा बाप आ जाए पूछती हूँ, यू नो। ये सारे डराना नहीं है बच्चे को, डरा हुआ बच्चा सारी उम्र डरा हुआ रहता है। वेस्ट में हम काम करते थे, मैं जस्ट एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, वहाँ बच्चे को माँ एक दिन पहले टीका लगवाने से काउंसल करती थी कि लुक यू आर हैविंग एन इंजेक्शन, ये पेनफुल होगा बट ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है, उस पेन को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बच्चा आता था, मेंटली प्रिपेयर होता था, खुद एक्सपोज करवाता है, इंजेक्शन लगवाता था, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब इन मैं मैकडोनल्ड के बहाने ले आई हैं, जिस दिन अल्लाह ने टीका ला छो, यू नो। इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रामा फॉर हिम कि ये डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ। तो हम बच्चे को काउंसलिंग नहीं करते हैं, सच नहीं बताते हैं, तो इस वजह से और ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड पे, बॉडी पे, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सारे ऐसे ही बने हुए हैं सब एक ही तरह से गुजरे, एक ही तरह से हम सब एक ही भट्टी में पके हुए हैं सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है वो क्वेश्चन ये है कि इनहेरिटेड बच्चों के अंदर कौन सी चीज़ें माँ से और बाप से आती हैं? अच्छा, ये तो एक मिनट दूर कर लें, माँ या बाप से, दोनों से आ सकती हैं, ठीक है। माँ से भी आती हैं, बाप से भी आती हैं। उनकी बॉडी फिजिक, उनकी नेचर, उनकी हैबिट्स, उनकी डिजीज़, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं, बॉडी फिजिक तो चलो चली भी जाए, कोई मसला नहीं, बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का मोटापा बाप पे चला गया तो इट्स एक्सेप्टेबल, किसी के नाक माँ पे चलेगी एक्सेप्टेबल, पर बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी में बहुत सारी खून की बीमारी होती हैं, थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। थैलेसीमिया इनहेरिटेड होती है? इनहेरिटेड ऑटोसोमल है, और इसमें माँ और बाप दोनों अगर कैरियर हैं तो इसलिए तो अब हुकूमत पंजाब ने बिल पे पास कर लिया कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो थैलेसीमिया बहुत है, बहुत सारी बीमारियां हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, पट्ठों की बीमारियां हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, चेस्ट की डिजीज़ हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो उससे पहले अगर एक बच्चे को है मसला तो अगली प्रेगनेंसी में टेस्ट करवा लिए जाएँ जिनके अवेलेबल हैं कि ये बच्चा इनहेरिटेड तो नहीं है। तो कोशिश करें कि शादियां फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कम से कम की जाए, ताकि जिनकी फैमिली में ये बीमारियां हैं वो बीमारियां ना हों। अभी यही मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी थी अगला कि शादियाँ, लोग जो बहुत ज़्यादा कज़न मैरिज करते हैं उनको, उनके बच्चों में देखा जाता है कि अब नॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी क्या वजूहत होती हैं?
पहले तो इस वजह पे नज़र डालें कि कज़न मैरिज होती क्यों है, हमारी तो बाद में आएंगी ना। वो सोशल इश्यूज़ हैं बहुत सारे, उनको भी डिस्करेज करना चाहिए, कज़न मैरिज से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हो भी जाती हैं तो बीमारियां, नाबीनापन, बहरापन, गूंगापन, हार्ट की डिजीज़, इंटेस्टाइन की डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, शिज़ोफ्रेनिया, ये सब एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब तो एक जीन्स दरियाफ्त हो गया ना, बाहर तो जीन्स देखते हैं इसमें, इस फैमिली में ये जीन है या नहीं है। तो इस ऐसे जीन्स में फिर अब फ़ौरन आपस में फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव में शादियाँ नहीं करनी, या शादी कर भी ली है तो उसमें फिर उनको पहले चेक करवाना चाहिए हमारे बच्चे में ये डिज़ीज़ तो नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में ऑटिज़म की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये बच्चे नॉर्मल भी लगते हैं और अब नॉर्मल भी लगते हैं। इसकी क्या वजूहत होती है? क्योंकि ये पैदाइशी तौर पे ही होते हैं, लेकिन पैदाइश के वक्त पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। ये इसकी क्या वजूहत होती है? देखें, इनके बच्चों के जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम इनको कहते हैं, जिसमें ऑटिज़म लाइक डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसमें बच्चे में बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें उनका एबनॉर्मल साइड पे नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल साइड पे एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, ठीक है। इनकी स्पीच डिले होती है, इनका आई कांटेक्ट नहीं होता, इनकी फोकस नहीं होते ज़्यादा। तो इस तरह की ये जेनेटिक डिजीज़ है अगेन, ठीक है। अगर फैमिली में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के जीन्स हैं तो उसमें ये होती है। तो इसको ये ट्रीटेबल चीज़ है। इसकी बिहेवियरल थेरेपी बच्चों में करवाई जाती है ताकि उनके बिहेवियर्स पे कंट्रोल हो। उनकी स्पीच थेरेपी करवाई जाती है ताकि उनकी स्पीच डिले ना हो। इनकी स्कूलिंग के बारे में सम टाइम इनिशियली स्पेशल स्कूलिंग होती है, बट ये थोड़ा जब इम्प्रूव कर जाते हैं तो इनकी नॉर्मल स्कूलिंग भी हो सकती है। बट बहुत ज़्यादा इनको एक अटेंशन की और उनको ज़रूरत होती है, एक तवज्जो की, ठीक है, ताकि ये अपने जितने बिहेवियरल प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, उन पे काबू पा सकें। तो और बाकी बच्चों को भी स्क्रीन करना चाहिए कि उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी दवाइयाँ भी हैं और इसकी साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल उनकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं बच्चों के, स्पीच थेरेपी के सेशंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन बच्चों में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है ताकि वो और अक्सर नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं ये बच्चे। मतलब क्योरेबल होता है ये भी? इट्स ट्रीटेबल, इट्स ट्रीटेबल बट नॉट 100%। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम अच्छा सा? व्यूअर्स के लिए जी पैगाम सबसे अच्छा है, मैं तो एक ही कहूँगा कि बच्चे को प्यार दें, बच्चे को ग़िज़ा दें, बच्चे को टाइम दें, और बच्चे को सारे हिफाजती टीके लगवाएं, और उसके साथ माँओं से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को अपना दूध पिलाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद साहब आपका, आपके टाइम का। आपने बहुत अच्छी अच्छी हमारे व्यूअर्स को बातें बताई, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।